हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो उसी के बेस पे है, पार्ट नंबर 8 के बेस पे। पार्ट नंबर 8 में क्या पढ़ा रहा था, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको काफ़ी हद तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज उसका पार्ट नंबर 9 है। मैंने पिछली जो वीडियो थी वो ज़्यादा लेंथ हो चुकी थी, इसलिए मैंने वहाँ रोक दी थी। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में। बच्चों, वहाँ मैंने काफ़ी कुछ बताया था कि जब भी हम कोई भी पोलैरिटी कैन बी मेज़र, हम किसके द्वारा करेंगे, डायपोल मोमेंटम के द्वारा हम पोलैरिटी को मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज डायपोल मोमेंटम क्या होता है बच्चों? क्यू क्रॉस में डी, मतलब कोई भी हमारा चार्ज और उसका डिस्टेंस बिटवीन ऑफ आइटम, मतलब उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है। ठीक है, आप बच्चों ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे पास जो था ना कि एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की इसकी वैल्यू आपको दी रखी होगी, सेम वैल्यू पाएगी। ठीक है, यहाँ आप जब इसको मेज़र करेंगे तो यहाँ बच्चों आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं निकालना है। ठीक है, वहाँ आपको वैल्यू दिखाई दे पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। पॉजिटिव की भी वैल्यू सेम होगी एंड नेगेटिव की भी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तब जाके हमारा डायपोल मोमेंटम निकल के आएंगे। ठीक है, एक बात और, डायपोल मोमेंटम की जो SI यूनिट होती है वो बच्चों होती है कूलॉम मीटर्स। ठीक है, कूलॉम मीटर्स की बच्चों इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है 10⁻⁸ से लेकर और 10⁻10 तक। ठीक है, इज़ ए वेरी स्मॉल चार्ज होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये वेरी छोटी वैल्यू होने के कारण हम कौन सी वैल्यू को पुटअप करते हैं, डी बाई, हम उस वैल्यू को लेके आते हैं। ठीक है, डी बाई की वैल्यू क्या दे रखी होगी कि 3.33 10⁻30 सेंटीमीटर आपको दे रखा होगा। ठीक है, वहाँ जाके हम उसका मेज़र निकाल सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ, पोलैरिटी ऑफ द आइटम को। ठीक है, मतलब बॉन्ड्स को। इसके आगे बच्चों मेरे पास भी एक कोई एग्जांपल है, मतलब मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन ले लिया। ठीक है, आप सभी को पता है बच्चों कि जो भी हमारा फ्लोरीन है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर होता है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस होता है। ठीक है, इन दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्लोरीन क्या करेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा इससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप सभी को ये पता है कि हमारे जो फ्लोरीन है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ एक एरो के द्वारा हमें ट्रिक के अनुसार ये पता होना चाहिए। ठीक है, हेड की तरफ बच्चों हमेशा नेगेटिव होता है और ये साइन ऐसे पॉजिटिव, इसकी तरफ बच्चों हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है। ठीक है, इस एरो के हिसाब से हमें इस वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और है बच्चों, इसको जब हम इसका डायपोल मोमेंटम निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, डायपोल मोमेंटम। डायपोल मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कंडीशंस कौन सी कंडीशन होती है बच्चों? इस कंडीशंस को हम एक नाम दे देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बच्चों हमारा फिजिक्स में निकालने का मेथड था। वेक्टर क्वांटिटी जब हम फिजिक्स में निकालते हैं ना, तो अब उसका एरो चेंज हो जाता है, एंड जब हम केमिस्ट्री में वेक्टर क्वांटिटी निकालेंगे तब उसका एरो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों की एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, जब हम इसका डायपोल मोमेंटम निकालेंगे तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि डायपोल मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मैंने उसका आपको रीज़न बता दिया है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है बच्चों? इस तरफ एरो होने का। ठीक है, एक्चुअली जब हम फिजिक्स में
एंड जब हम फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं ना, तो वहाँ हम ऐसे एरो का निशान करते हैं। यहाँ तो होता है बच्चों पॉजिटिव एंड यहाँ होता है इस तरफ नेगेटिव, मतलब इस तरफ। ये हम वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, फिजिक्स के अंदर इस वेक्टर क्वांटिटी को प्रूफ करते हैं। बट यहाँ हम केमिस्ट्री के अंदर उस वेक्टर क्वांटिटी को हमने नाम दिया है, ठीक है। डायपोल मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, है ना। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों। क्या बताया है कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से हम यह जान सकते हैं कि यहाँ का पॉजिटिव साइन कैसे आएगा और यहाँ का नेगेटिव साइन कैसे आएगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर साइन हमें क्या दिखा रहा है कि जो हमारा फ्लोरीन है ना, ये सबसे ज़्यादा अटैक करेगा। तो अटैक द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे ऊपर लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी को हम प्रूफ करेंगे, अगर ये कहीं आपको निशान दिख जाए ये एरो का, तो आप समझ जाओ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता रहा है, ठीक है। ओके, इतना आपको एक्सप्लेन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों मैंने ले लिया वाटर का, ठीक है। H2O का मैंने आपको एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। वाटर का एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि बच्चों जब भी हम कोई प्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स का जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर पाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, उसको मैं बहुत इजी ट्रिक के अनुसार ये आपको समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों हमें H2O का जब हम स्ट्रक्चर बनाते थे ना, ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर जब हमने सीखा था ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, तब हम वाटर का एग्जाम्पल जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते थे कुछ इस तरह बनाते थे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। बच्चों ये जो वाटर का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। जब हम रियलिटी में इस H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे प्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स के द्वारा, तब ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, दो ऊपर इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, दो यहाँ हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ वी शेप भी बोल सकते हो आप वाटर के स्ट्रक्चर को, और आप बैंड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। आप सभी को पता है बच्चों, हमारा जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करता है, इसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन इज़ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हमारा जो हाइड्रोजन है बच्चों वो क्या है, हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों। आप साथ के साथ उतारो, साथ के साथ समझो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से हम ये जान पाए कि इसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन का, एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस कैसे है, ठीक है, इस वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से। तो इसका एरो बच्चों किस तरफ हो जाएगा, इसका एरो ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा और यहाँ ऐसे इसका निशान लग जाएगा। इस तरफ भी ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे बच्चों कितने चार्ज लग जाएंगे आपको पता है? प्लीज़ मेरे को बताओ यार, मेरे को बताओ यहाँ कौन सा चार्ज लगेगा। एरो मैंने ऊपर बताया है, जब यहाँ ऐसे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। यहाँ ऐसा दिखाई देगा तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो यहाँ हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा बच्चों हाइड्रोजन पर, और यहाँ भी हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। और बाय द वे हमारा जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ दो चार्ज लग जाएंगे, एक डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, एक इस वेक्टर क्वांटिटी की तरफ से और एक इस वेक्टर क्वांटिटी की तरफ से, ठीक है। आप चाहें बच्चों 2 डेल्टा नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें तो ये सिर्फ देखना था कि वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से हम जो एरो बनाते हैं उसका हमें क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके। एंड नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हम इसका देखेंगे कि मेज़रमेंट करेंगे, हम इसका डायपोल मोमेंटम निकालेंगे, किसका, H2O का, मतलब वाटर का हम डायपोल मोमेंटम निकालेंगे। डायपोल मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, U = Q × D, ठीक है। Q मतलब चार्ज,
डी मतलब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसका जो डाइपोल मोमेंटम निकल के आया है ना, यू इसका निकल के आया है 6.17 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है cm। ओके, इतना इसका डाइपोल मोमेंटम निकल के आया है। एक बात और आप ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जब हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा ना, 0 के इक्वल होगा, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब हमारा u मतलब डाइपोल मोमेंटम 0 के इक्वल नहीं होगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, पोलर क्वांटिटी। अगर 0 के इक्वल होगा तो कौन सी कहलाएगी, नॉन पोलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, इतना हमें निकालना आ गया। अब मैं कह दूं कि डी बाय अगर हमें निकालना होगा तो हम डी बाय की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। डी बाय का फॉर्मूला क्या था बच्चों, उसकी यूनिट क्या थी, क्या आपको पता है? मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया है, प्लीज़ एक्सप्लेन। चलो मैं बता देता हूँ, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम डी बाय अगर निकालेंगे, मतलब डी बाय हमारा साइंटिस्ट था, वो भी हमारा भाईचारा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें केवल वैल्यू आनी चाहिए निकालनी। डाइपोल मोमेंटम निकाल दिया H2O का, अब हम इसका डी बाय भी निकालेंगे। डी बाय कैसे निकालेंगे, हमारा डाइपोल मोमेंटम कितना आया है, 6.17 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, और अपोन में हमारा जो डी बाई की वैल्यू कितनी थी, क्या आपको पता है? यस, 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो डी बाय हमारा कितना निकल के आया है बच्चों, 1.85 डी। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, डी बाय हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? आपको बच्चों मेज़रमेंट करना आ गया। ठीक है, आपको जो वैल्यू होंगी, ये तो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू रखी गई है, आपको वैल्यू दी गई होंगी। ठीक है, केवल आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डी बाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता होना चाहिए, कब आएगा और कब नहीं आएगा, कौन सा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतना आपको एक्सप्लेन हुआ बच्चों, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, केवल हमें ये सीखना पड़ेगा बारी बारी से। बस आप वैल्यू ध्यान रखना, मिनटों का हिसाब है बच्चों। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आप मेरे को करके दिखाओ ताकि आपको आ पाए। नाउ बच्चों, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है BeF2। ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शंस को, वेक्टर क्वांटिटी को जानना है, क्या इसका म्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे वो मैं आपको इजी ट्रिक के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, इजी ट्रिक मतलब केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। ठीक है, इजी ट्रिक के अनुसार आपको इसका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, डाइपोल मोमेंटम के बारे में इसको पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सी बच्चों, जब हम BeF2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, क्या आपको पता है? BE का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, BE मैंने बीच में रख दिया। ठीक है, एक तरफ हमारा फ्लोरीन हो गया, एक तरफ हमारा फ्लोरीन हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है BE इज़ ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हमारा जो फ्लोरीन है इट इज़ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये आप सभी को मालूम है। तो इसका जो अब हम वेक्टर क्वांटिटी शो करेंगे तो किस तरफ इसका एरो दिखाई देगा, क्या आपको पता है बच्चों? इस तरफ इसका एरो दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरफ इसका एरो दिखाई देगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, BE इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? यहाँ हमारा डेल्टा क्या आ गया बताओ, नेगेटिव आ गया, और यहाँ भी हमारा डेल्टा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और BE पे हमारा क्या लग जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 डेल्टा पॉजिटिव भी इसको हम शो करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं ये आपको बता दूं, जो भी हमारा BeF2 है ना, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर का है। ठीक है, ये क्या है हमारा, नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलैरिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉन पोलर कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरी बात सुनो। ठीक है, देखो ये भी फ्लोरीन है ना, यहाँ से इसको खींचेगा। ठीक है,
जोर लगा के खींचेगा और ये भी फ्लोरीन इसकी तरफ ये जोर लगा के खींचेगा। मतलब दोनों आपस में जोर लगा रहे हैं, तो बीच में BE पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों? BE पर बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कैसे जानेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। मैंने इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ये सेम फोर्स से अपना जोर लगा रहे हैं, सेम फोर्स ये आपस में लगा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक हिंदी में एग्जांपल सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बच्चों मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। ठीक है, ये पर्सन मैंने ऐसे कुछ ऐसे बना दिया है पर्सन। ठीक है, ये एक पर्सन ये है, A है, और एक पर्सन ये हमारा B है। ठीक है, ये क्या करता है कि बीच में हमारी एक बोरी रखी है, दोनों क्या करते हैं ना, इक्वल फोर्स से इस बोरी को खींचते हैं। मतलब इस आदमी के पास 50 शक्ति है और इस आदमी के पास इसके केवल 50% मतलब इसके अंदर वेट है। ठीक है, इसके पास भी 50 वेट है। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली फोर्स से बच्चों इस बोरी को खींचने की कोशिश करेंगे। मेरे को बताओ क्या इस बोरी पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? बच्चों इस बोरी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्यों पढ़ते हैं और डाइपोल मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्यों पढ़ते हैं? हम बच्चों इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसके मतलब किसका पता चल जाए, एरिया का पता चल जाए। ठीक है, डायरेक्शंस का पता चल जाए। ठीक है, ये तो मतलब एक इक्वली डायरेक्शंस की तरह हो गई, अपोजिट। ठीक है, इसका तो डाइपोल मोमेंटम कुछ नहीं होगा, ये तो 0 होगा बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों? इक्वली फोर्स के कारण बच्चों इस बीच वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब जाके हमारा ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये म्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा तो बच्चों ये नॉन पोलर कहलाएगा। नॉन पोलर कहलाया मतलब बीच वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना ही इसकी कोई डायरेक्शन है, ये तो केवल एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तब अब हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या आपको पता है? इक्वल एंड अपोजिट बच्चों, एंड इट इज़, लिखो बच्चों साथ के साथ, अप्लाइड इन BEF2 इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, बोथ will be cancel out। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वली ही डिस्टेंस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ मतलब 50 फोर्स लगा रहा हो, यहाँ 100 फोर्स लगा रहा हो, तब जाके इस बीच वाले में फ़र्क पड़ेगा, ये वाला ज़्यादा ले जाएगा, तब उसका क्या निकल पाएगा, मेज़रमेंट कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 0, इसकी वजह से हमारा ये BEF2 क्या आया है, नॉन पोलर आया है। ठीक है, अगर ये म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल 0 के इक्वल होगा तो ये क्या होगा, पोलर कहलाएगा। ठीक है, अगर म्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा तब क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, प्लीज़ आप प्रैक्टिस करना, मेरी बात मानो, तब जाके आपको ये समझ आएगा कि हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों निकालते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंटम क्यों निकालते हैं। ठीक है, प्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, इसी के कारण हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें मेज़र करना आ जाए हर किसी को। ओके बच्चों, हमारा फजान रूल है, मैंने वो थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। यहाँ मैं पूरा आपको एक्सप्लेन बताऊँगा एक्चुअली हमारा जो फजान रूल है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये जय भगवान अंकल क्या बताना चाहता है। तो बच्चों सुनो कि फजान रूल एक्चुअली क्या कहना चाहता है, इसकी भी एक डेफिनेशन है।
ठीक है। ये भी कुछ कहना चाहता है आप लोगों से, प्लीज़ ध्यान से सुनो ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है। इस फैजान रूल क्या कहता है कि मतलब नो कोवलेंट बॉन्ड इज़ 100% कोवलेंट बिकॉज इट कंसीडर सम आयोनिक करेक्टर्स, ठीक है। मतलब जब कोई भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, उसके अंदर ना कभी भी 100% नहीं होता है, मतलब कुछ परसेंट उसके अंदर कमी रह जाती है उन आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। तो फैजान रूल एक्चुअली क्या कहता है? फैजान रूल एक्चुअली ये कहता है कि मतलब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ना और जो हमारे जो आयोनिक बॉन्ड है ना, ये पूरे 100% नहीं होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कहना चाहता है। आप कहोगे सर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक करेक्टर कहाँ से आ गया? बच्चों, मैं इतनी देर से 2 दिन हो गए इस वीडियो को बनाते बनाते, ठीक है, मैं ऐसे ही भोग रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता चला कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयोनिक करेक्टर होते हैं, बिल्कुल नहीं पता चला। चलो कोई नहीं, जाने दो यार, सैड कर दिया आज मेरा थोड़ा दिमाग आपने। बच्चों प्लीज़ ध्यान से सुनो, कुछ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें क्या पाया जाता है? आयोनिक करेक्टर पाया जाता है, ठीक है। एक तरफ हमारा कैटायन होता है, दूसरी तरफ हमारा आयनायन होता है, एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ परसेंट मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव की तरफ हमारा क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव की तरफ हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है कि ऑल पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर नॉट 100% कोवलेंट बट सम आयोनिक करेक्टर ड्यू टू डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन इट टू अपोजिट साइज, ठीक है। पता चला कि आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट में थोड़ा सा, इतना सा, इतू सा पार्ट आयोनिक करेक्टर का होता है, ठीक है। प्लीज़ आप इसको लिखो ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप बच्चों एक पॉइंट और बता देता हूँ, हमारा जो होमोन्यूक्लियर था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया? पहले तो मेरे को मतलब बताओ होमोन्यूक्लियर का। होमोन्यूक्लियर का मतलब है बच्चों सेम आइटम या सेम एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमारा H2O है, ये क्या है? सेम है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। इसके अंदर बच्चों कुछ ना कुछ हमारे पास आयोनिक करेक्टर कुछ परसेंट में आता है। कैसे आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक स्टार बना के बच्चों आप पॉइंट लिख लो। मैं अपनी लैंग्वेज के अनुसार आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। कैसे? देखो, इवन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक्स H2 विच लुक्स नॉन पोलर बट एक्चुअली हैव स्टेलाइट आयोनिक करेक्टर। मतलब इसके अंदर ना नॉन पोलर तो होता ही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो कुछ परसेंट में बच्चों इतना सा इसके अंदर आयोनिक करेक्टर होता है, ठीक है। हम H2 का डायग्राम कैसे बनाते हैं? जैसे एक H2O ये हो गया, एक H2O हो गया ये, ठीक है। ये इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली और इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली। शेयरिंग तो कर ली, ये भी ठीक है, ठीक है। ये भी इतना परसेंट लेगा इसके पास से और ये भी इतना परसेंट लेगा। बच्चों एक्चुअली मेरी बात सुनो, कोई भी ना साइंटिस्ट से हमें पता चला था जब रिसर्च चली थी इन चीज़ों पर, बच्चों कोई भी ना इतना सा परसेंट ऊपर नीचे होता रहता है। कोई भी 50 यहाँ आ जाए, 50 यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। कुछ परसेंट, मतलब इसके पास 51 आ जाए और इसके पास 41 आ जाए परसेंट, या इसके पास 51 आ जाए या 49 इसके पास आ जाए, मतलब कुछ परसेंट में हमें क्या मिलेगा? आयोनिक करेक्टर मिलेगा। ये आप ध्यान रखना किसी के। होमोन्यूक्लियर में बच्चों जितने भी हमारे पास नॉन पोलर वाले होते हैं उनके अंदर आयोनिक करेक्टर पाया जाता है। क्या आपको ये फैजान रूल का फर्स्ट पार्ट समझ में आया? बच्चों इसके अंदर कुछ मतलब पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। 4 पॉइंट है, अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ये इतना आपको समझ में आ पाया? ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, यहाँ फैजान रूल के कुछ पॉइंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मॉलर द साइज़ ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन के ऊपर जितना
स्मॉलर साइज़ होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी पोलर पावरिंग ज़्यादा होगी, मतलब मोर विल बी द पोलर पावरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ये पोलर ज़्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा, लार्ज विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, उसके अंदर कैसा करेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट जैसा करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि लार्ज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, मतलब कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा अमाउंट के थ्रो, ठीक है, उतना क्या होगी उसकी पोलर पावर ज़्यादा होगी। अगर पोलर पावर ज़्यादा होगी तो उसके अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, कोवेलेंट जैसा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये सेम लाइन है बच्चों, आप लिख लेना, ठीक है। मतलब साइज़ कम होगा तो भी पावर ज़्यादा होगी पोलर की पावर ज़्यादा होने के कारण बच्चों उसका कोवेलेंट करेक्टर कहलाया जाएगा, ठीक है। स्मॉल लार्ज साइज़ पाएगा, लार्ज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, इसके ऊपर लार्ज अमाउंट पर चार्ज होगा तो बच्चों इसकी पोलर की जो पावर है वो भी ज़्यादा होगी और कोवेलेंट करेक्टर कहलाया जाएगा, ठीक है। आप एग्जांपल सुनो, हमारा जो लिथियम है उसका साइज़ हमेशा छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। फिर किसका होता है, Na पॉजिटिव का, फिर K पॉजिटिव का, फिर Rb पॉजिटिव का। ये हमारा एक साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया है। वैसे ही हमारा इसका Al पॉजिटिव, ठीक है, उससे कम सबसे ज़्यादा अमाउंट में चार्ज Al पॉजिटिव 3 का, फिर Ca2 पॉजिटिव का, फिर Na पॉजिटिव का, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बच्चों। थर्ड पॉइंट है कि लार्ज द साइज ऑफ एनायन लार्जर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा अनायन का जो साइज़ होगा ना बड़ा होगा उतना क्या होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस अगर आयोनिक का साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पिचक जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होता है ना तो न्यूक्लियस पिचक जाता है, वैसे ही हमारा जो अनायन का साइज़ बड़ा होता है ना तो कैटायन क्या करता है, ये छोटा रूप में आ जाता है, ठीक है। तो उसकी जो अनायन की जो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के लार्ज होगी तब जाके उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे और ये कैसा करेक्टर हो जाएगा, कोवेलेंट जैसा करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस आयोनिक को हम कैसे डिफाइन करते थे, मतलब नेगेटिव की सीरीज़ में अगर आ जाए तो I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फिर फ्लोरीन नेगेटिव, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा किसकी पोलराइजेबिलिटी होती है पता है आपको, ये इसके हिसाब से आप पता कर लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो आप लालच में आ जाओगे, आप कुछ नहीं सीख पाओगे फिर, ठीक है। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है कि लार्ज द साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन का साइज़ बड़ा होगा, लार्ज होगा तो लार्जर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, आयोनिक की जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, किसकी वजह से, साइज़ की वजह से। किसका साइज़, एनायन का साइज़, ठीक है। ओके, दैट इज़ क्लियर। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा लास्ट, क्या कहता है कि इफ़ टू कैटायन ऑफ इक्वल चार्ज साइज, मतलब दो कैटायन है वो क्या है, इक्वल चार्ज पर है, हमारा कॉपर और सोडियम, ठीक है। देन द कैटायन विल पेसिडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस विल हैव द हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है। मतलब प्रीसिडो नोबल गैस क्या होता है, जिसके अंदर n-1 d ऑर्बिटल हो, ठीक है, और वो सिंपली कैसा डी ऑर्बिटल होने चाहिए, डी ऑर्बिटल एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ हमारा डी ऑर्बिटल एलिमेंट कौन सा है, Cu पॉजिटिव। देन हमारा हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ C पॉजिटिव और Na पॉजिटिव इससे कंपेयर करके, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बच्चों को शेयर करना ताकि हम ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है बच्चों, ये डायपोल मोमेंटम वाला, ठीक है, वेक्टर ऑफ क्वांटिटी, प्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, निकालना ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। थैंक यू।